वेलकम स्टूडेंट, एसओ में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 6 भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, भू आकृतिक प्रक्रियाएं के संबंधित बातें कर रहे थे हम। आज पढ़ेंगे हम अंतर्जनित प्रक्रियाएं। अंतर्जनित प्रक्रियाएं मतलब बात करें तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस ठीक है, अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो क्या करती है कि जो भू आकृतियां हैं उनकी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण बल का काम करती हैं। कौन सी ऊर्जा? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली, पृथ्वी यानी अर्थ से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो एक फोर्स का, एक बल का काम करती है। किसके निर्माण में? तो भू आकृतिक निर्माण में, भू आकृतिक प्रक्रियाओं में पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा एक बल का स्रोत है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अगर देखें पृथ्वी के आंतरिक में कौन कौन सी ऊर्जा है तो किस चीज़ों से आती है, तो अधिकांश ऊर्जा दरअसल पृथ्वी के अंदर की देखें तो एक तो है रेडियोधर्मी ऊर्जा। जो रेडियोधर्मिक प्रक्रिया है उससे जो किरणें निकलती हैं, जो ऊर्जा निकलती है, वो पृथ्वी के भू आकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक है। ठीक है, एक है घूर्णन। क्या है? घूर्णन। घूर्णन से भी जो बल, कोरियोलिसिस बल जिसकी हम बात करें आगे, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं, घूर्णन की वजह से, रोटेशनल की वजह से, जिसको हम कह सकते हैं रोटेशनल फोर्स की वजह से भी पृथ्वी के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। एक है ज्वारीय घर्षण। कौन सा? ज्वारीय घर्षण। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ज्वारीय घर्षण की वजह से भू आकृतिक प्रक्रियाएं बनती हैं, भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं। और पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है जुड़ी हुई, उस ऊष्मा की वजह से भी हम देखें तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसकी वजह से। तो ये सारी वजह है। अगर बात करें भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा से दो तीन चीज़ें बनती हैं। किसकी वजह से? ज़मीन के अंदर की ताप की वजह से और बाहर निकलते हुई ऊष्मा की वजह से भू आकृतिक या आंतरिक जनित प्रक्रियाओं के द्वारा दो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, दो भू आकृतियों का निर्माण होता है। एक हम विस्तार से पढ़ेंगे, पटल विरूपण। ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्टास्ट्रोफिज्म। एक है ज्वालामुखीता, मतलब वोल्केनिज्म। ठीक है, तो दो आकृतियाँ बनती हैं, ज्वालामुखीता मतलब वोल्केनिज्म, और पटल विरूपण किसकी वजह से? अंतर्जनित प्रक्रियाओं की वजह से भू आकृतियाँ दो बनती हैं। अंतर्जनित प्रक्रिया क्यों होती है? इन बल की वजह से, पृथ्वी के आंतरिक बल में, रेडियोधर्मिक क्रियाओं की वजह से, ज्वालीय घर्षण की वजह से, में ऊष्मा भूतापीय की वजह से दो आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, भूतापीय प्रवणता की बात करें, किसकी? भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की ऊष्मा प्रवाह भूपट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बल समान नहीं होते और इससे भू प्रवृत्ति की सतह असमान हो जाती है, क्योंकि बाहर के जो बल हैं और आंतरिक बल है उनमें समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसकी वजह से भू प्रवृत्ति असमान रूप से है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है
और दूसरी बात हम बात करते हैं, सबसे पहले पटल विरूपण की बात करते हैं। ठीक है, पटल विरूपण की बात करते हैं। पटल विरूपण मतलब डायस्ट्रोफिज्म। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्वती को संचरित करती हैं, उत्पादित या उत्थापित करती हैं, निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। मतलब पटल विरूपण का मतलब ये हुआ कि ऐसी सभी प्रक्रियाएं, ऐसी सभी ऑल प्रोसेस, सभी प्रक्रियाएं जो क्या करती हैं, भूपर्वती को संचरित करती हैं या संचालित करती हैं। मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर करती हैं, इसको परिवर्तन करती हैं, बनाती हैं या नष्ट करती हैं, निर्माण करती हैं। ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो भूपट्टी को, पटल विरूपण यानी भूपट्टी को, पटल यानी ऊपर वाला भाग, ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो भूपट्टी को संचरित करती हैं, संचालित करती हैं, मतलब हिलाती हैं, जगह स्थापित करती हैं, चेंज करती हैं, या भूपट्टी को निर्माण करती हैं या उसको नष्ट करती हैं, उन सभी बातों को हम पटल विरूपण में शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसमें शामिल कौन कौन है, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल हैं, तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन चीज़ें शामिल हैं। एक तो है तीक्ष्ण, एक तो ध्यान रखना है कि तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण। तीक्ष्ण जब वलय हो जाता है, तीक्ष्ण वलय की वजह से पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण की बात कर ली। आगे है, ध्यान रखना है आपको कि भूपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो भूपट्टी के अंदर जो लंबी और संकीर्ण जो अलग अलग पट्टियाँ पाई जाती हैं भूधरातल पर, उससे परिवर्तनीय प्रक्रिया की वजह से प्रभावित होती हैं। तो वो भी हैं पर्वतों के निर्माण से ज़मीन के अंदर अलग अलग जो ब्रंश या जो अलग अलग पट्टियाँ पाई जाती हैं संकीर्ण रूप से, तो सारी उससे प्रभावित होती हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो एक तो इसमें शामिल हो गया ये। आगे बात करें तो 2 नंबर आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर कि धरातल का जो बड़ा भाग है या धरातल के बड़े भाग के जो उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधित जो प्रक्रिया हैं वो भी पटल विरूपण में शामिल हैं। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी विकृतियाँ जो धरातल पर पाई जाती हैं, धरातल के निर्माण में, धरातल की उत्पत्ति में और धरातल के नष्ट होने में महाद्वीप की संरचना के संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो भी आपको ध्यान रखना है कि पटल विरूपण में शामिल है, पटल विरूपण में। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर अगर बात करें तो जमीन के धरातल के जो स्थानीय छोटे छोटे संचलन की वजह से, हिलने की वजह से, बनने और नष्ट होने की वजह से छोटे छोटे स्थानीय भूकंप भी इसकी वजह से आते हैं। वो सारी जो प्रक्रिया है वो अंतर्जनित प्रक्रिया शामिल है इसमें अंदर। तीसरी बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। 4 नंबर अगर बात करूँ तो पर्वतीय प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्लेटें हिलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो प्लेट विवर्तन की वजह से ऊपर की जो पर्वती है उसकी जो प्लेट है उसके क्षैतिज संचलन में जाने में, इस प्रकार के हिलने में उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है आंतरिक बल की वजह से। और प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तनिक की प्रक्रियाओं से भूपर्वतीय वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती हैं और
अलग अलग महाद्वीपों के बनने की वजह से भी विकृति हो जाती है। विकृति मतलब कुछ उसमें कमी उत्पन्न हो जाती है। और पर्वत प्रक्रिया है बात करें, जबकि महाद्वीप की रचना, महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है, सबकी अपनी अलग अलग निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वत की अपनी अलग है, महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया अलग है। तो पर्वतनी या महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनी प्रक्रियाओं से भूपट्टी में भ्रंश और विभंग हो जाता है। भूकंप की वजह से और प्लेट विवर्तन की वजह से आपको ध्यान रखना है कि भूपट्टी में भ्रंश, ठीक है, और विभंग चीज़ें बन जाती हैं। क्या बन जाती है? विभंग। तो मैंने आपको कहा कि भूकंप की वजह से, और इसके अलावा अगर देखें तो विभंग उत्पन्न हो जाता है भूकंप की वजह से और प्लेट विवर्तन की वजह से। तो अपनी अपनी पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया हो या महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया हो, सबकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से पटल विरूपण की बात आती है कि अलग अलग भूप्रवृत्ति के निर्माण में, उसकी उत्पत्ति में, उसके संचलित में और उत्थापित में या उत्थापित में हो या निर्मित में हो, उसके अंतर्गत अंतर्जनित प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, बात करें अब ज्वालामुखीता की। मतलब वोल्केनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो पिघली हुई शैलें हैं, जिसको हम लावा कहते हैं, वो क्या होता है कि ज़मीन की ओर संचलित होता है। उसका संचलन ज़मीन की ओर होता है, ज़मीन के भूप्रवृत्ति की ओर होता है, और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण हो जाता है, अंदर और बाहर दोनों जगह। मतलब ये हुआ कि ज़मीन में जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती हैं और ऊपर या अंदर अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं इस पिघली हुई शैलों की वजह से या लावा की वजह से। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है, ज्वालामुखी के बारे में कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो वो भी भू आकृतियों की प्रक्रियाओं में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये हमने देख लिया। तो आंतरिक में दो ध्यान रखना है, पटल विरूपण और ज्वालामुखीता। मतलब डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म की बात याद करनी है आपको। अब बात करते हैं बहिर्जनित या जनिक प्रक्रियाएं। आंतरिक मतलब हमने एंडोजेनिस प्रोसेस पढ़ लिया, आंतरिक प्रक्रियाएं पढ़ ली कि आंतरिक प्रक्रियाओं की कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ भूपट्टी में या भू आकृतिक प्रक्रिया हैं, उनकी बात कर ली। अब बात करते हैं बाहर की प्रक्रियाओं का निर्माण किस प्रकार के होता है, कौन कौन सी शक्तियाँ बाहर काम करती है, कौन सी ऊर्जा काम करती है। तो इसको कह सकते हैं हम एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करें। किसकी? एक्सोजेनिक प्रोसेस की। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण। तो बहिर्जनित प्रक्रियाओं की बात करें एक्सोजेनिक प्रोसेस की, तो इसमें जो ऊर्जा है, इन प्रक्रियाओं को जो ऊर्जा मिलती है संपन्न होने में, वो सूर्य की ऊर्जा की वजह से, सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारणों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त है। कि सूर्य की जो बाहर की ऊर्जा मिली है और आंतरिक जो शक्तियों द्वारा विवर्तनिक है, मतलब टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक, इसकी वजह से भी ध्यान रखना है आपको कि बहिर्जनित प्रक्रिया संपन्न होती है, एक तो बाहर की सूर्य की ऊर्जा से और आंतरिक चीज़ों से। हमने बात की थी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करती है कि ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ ढाल है वहाँ पर ये बल काम करता है खींचने के लिए, और ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। एक शब्द आया है प्रतिबल, मतलब ये हुआ कि प्रति इकाई क्षेत्र में या प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं, मतलब स्ट्रेस। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बल है, जो प्रति इकाई क्षेत्र में यूज होता है, उसको हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में जो प्रतिबल धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है, ठोस है उसमें अगर हम थोड़ा सा बल देते हैं, वो धक्का की वजह से, खींचने की वजह से, मतलब पुश यानी धक्का और पुल यानी खिंचाव, इनकी वजह से काम करता है और इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। धरातल के सारे जो बल हैं वो कैसे होते हैं? अपरूपण प्रतिबल होते हैं। मतलब ये हुआ कि शेयर स्ट्रेसेस होते हैं, इसको हम कह सकते हैं विलगकारी बल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यही प्रतिबल सेल और धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। जैसे मान लो किसी खींचने की वजह से, बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरातल में जो टूटने की वजह से जो बल लगता है, सक्रिय बल, वो धरातल के सेलों को तोड़ता है और अलग अलग चीज़ें बनाने में प्रक्रिया होती है, अलग अलग काम करती हैं चीज़ें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन, अगर बात करें कोणीय विस्थापन या विस्फोरण या फिसलन होता है। जब प्रतिबल संपन्न हो जाता है तो उससे फिर कोणीय विस्थापन होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसकी वजह से? प्रतिबल की वजह से। तो स्ट्रेस की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कोणीय विस्थापन हो जाता है, जगह चेंज होगी, कोण परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। या मैं इसको कह सकता हूँ कि विसर्पण, या इसको फिसलन भी कह सकता हूँ कि भाई जब ये प्रतिबल लगेगा किसी स्थान पर तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा और वो उसकी जगह चेंज हो जाएगी और उसमें कुछ फिसलन होगी, उसमें विस्थापन होगा, कोण में परिवर्तन होगा। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त और भी जो बल है, अगर उनकी बात करें तो होता है आणविक प्रतिबल। धरातल पर जो बहिर्जनित प्रक्रियाओं को साकार रूप करने के लिए, उनको हम कह सकते हैं प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो तो एक अहम भूमिका निभाता ही है। इसके अलावा आणविक प्रतिबल से भी धरातल के जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसके कई कारक हैं। ये तो ध्यान रखना, तापमान है। जब तापमान परिवर्तन होता है तो बल और स्थलाकृतियों में, प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिस्टलन है, थोड़े से टुकड़े हैं, वो भी इसमें ध्यान रखना है। और जो पिघलन है, सभी में परिवर्तित होता है। अगर बात करें कि रासायनिक प्रक्रियाओं से सामान्य जो कण है उसके बीच के बंधन को ढीला हो जाता है, परिवर्तन हुआ, क्रिस्टलन हुआ, पिघलन हुआ, तो रासायनिक प्रक्रियाओं से जो कण है उनके बीच में जो बंधन ढीला हो जाता है और विलेय पदार्थों को गुला देते हैं। और इस प्रकार से धरातल के पदार्थों में पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय और प्रत्सरण और अपवर्तन और निक्षेपण का मूल स्रोत हो जाता है। तो ये जो निक्षेपण है वो क्यों हुआ उसकी हमने बात की है। निक्षेपण की अगर बात करें, इसके अलावा हम बात करें अपवर्तन की, तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल है या आंतरिक प्रतिबल है उनकी वजह से, तापमान में परिवर्तन की वजह से, इसके अलावा पिघलन की वजह से और क्रिस्टलन की वजह से उनके आपस में जो कण है उनका बल ढीला हो जाता है, उनका बंधन कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे जो कण हैं वो विलेय पदार्थों में घुल जाते हैं और धरातल के ऊपर जो पिंड है वो प्रतिबल की विकास के स्वरूप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। उनके अंदर संचलन होता है, अपवर्तन होता है, निक्षेपण होता है। एक बात ही ध्यान रखनी है आपको।
इसके अलावा जितने भी धरातल पर अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेश है, अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर भूजनित प्रक्रिया भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से अलग है। तापकरण पर प्रभाव पड़ता है। बारिश पर दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। तापमान से भू प्रक्रिया अलग होगी और वर्षा से अलग होगी, क्योंकि अलग अलग तापमान है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भौगोलिक कंडीशन है, तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेंगी, भू आकृतिक संपन्न होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दो जो जलवायु जो कारण है वो तापमान है और वर्षा है। और अगर बात करें तो सभी जो बहिर्जनित भू आकृतियाँ प्रक्रिया हैं, अगर उनको एक सामान्य शब्द में देखें तो उसको कहते हैं अनाच्छादन। मतलब ये हुआ डेन्यूडेशन, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डेन्यूडेशन, अनाच्छादन। सभी चीज़ें इसमें शामिल है, जितनी भी भू आकृतिक प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। और अगर इस सब की बात करें अनाच्छादन की, इसका मतलब होता है निरावृत करना या आवरण हटाना। अनाच्छादन का मतलब हुआ कि ऊपर जो आवरण लगा हुआ था वो हटा देना, वो क्या कर देना, निरावृत कर लेना, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रिप ऑफ, ऊपर वाली चीज़ों को हटा देना, उसको आवरण को हटाने का कहते सकते हैं हम अनाच्छादन। जैसे जो अपक्षय है, व्रत शरण है या संचलन है, अपर्दन है, परिवहन है, सभी के अंदर ये शामिल है, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। और आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। आपको ये जो टॉपिक है इनको समझने के लिए आपको वीडियो को 2-3 बार तो देखना है और किताब से भी पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए।